नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनकी तरफ से कांग्रेस को घेरा गया और बात आई राहुल गांधी के बयान पर, जिसे लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयान सेना तो पिट गई है को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। आप भी सुने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, और यह बड़ा ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें एक खबर आई, चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है। चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है। जब मीडिया यह बता रहा था कि 19 किलोमीटर अंदर चीन की सेना घुस जाएगी, और घुसी। प्रश्न पूछे गए, तब यह कहा गया कि बातचीत से मसला जो है हम लोग सुलझा लेंगे। और यहां तक कह दिया गया था कि अगर देश को यह जानकारी दी कि सरहद पर क्या स्टेटस है तो चीन गुस्सा हो जाएगा, चीन नाराज हो जाएगा। क्या ये जो करार, जो समझौता, जो बंधन कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ा था, पार्टी टू पार्टी, उसका असर था? और निर्भीक पत्रकार थे, उन्होंने इस खबर को दिखाया और छापा, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो रहे, उन्होंने यहां तक कह दिया था, ये जो हो रहा है और अगर हम इसे सार्वजनिक करेंगे तो चाइना के साथ बेवजह मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक रिस्पॉन्स वो था, और एक रिस्पॉन्स आज ये है कि हमारी सेना को खुली छूट है कि वो निर्णय ले सके कि उनको क्या कार्रवाई करनी है। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सेना सबसे वीर तो है ही, सबसे ज्यादा अनुशासित भी है। चाहे गलवान की बात करें, चाहे तवांग की बात करें, जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, हर भारतीय को तो सेना पर गर्व है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो पिट गई है, और उसका समर्थन खड़गे जी भी करते हैं। कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और हर नागरिक का यह मत है, जो जुड़ा है, जो अखंड है, उसको आप कैसे जोड़ेंगे? हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी जरूर टूट रही है। हम सबने देखा है किस तरह से जिसने नफरत फैलाई है, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है, वो भारत तोड़ो यात्रा का हिस्सा अलग अलग चरण में जरूर रहा है। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है जॉर्ज पुनैया से लेके तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां पर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि यदि कोरोना की लहर फिर से आती है तो हरियाणा उससे लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। हरियाणा की तैयारी पूरी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दवाइयां हैं।
उन्होंने हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करवा दी है। यदि केंद्र की कोई गाइडलाइन आती है तो उसका पालन प्रदेश में करवाया जाएगा, ये उनकी तरफ से बयान सामने आया है। सर, कोरोना की फिर से लहर आ रही है, कितना हरियाणा तैयार? पूरी तरह से तैयारी है हमारी, और पिछले जो लहर आई हैं उनसे अनुभव लेते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत तो टेस्टिंग की थी। हिंदुस्तान में सारों को पूना जाना पड़ता था टेस्टिंग कराने के लिए। अब आरटीपीसीआर मशीन मैंने हर जिले में लगा दी है हरियाणा के। शुरू के केसेस हमने भी पूना भेजे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशिएंट मात्रा में है। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो अस्पताल है उसमें पीएसए प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। मेडिसिन्स भी हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक्स है। कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ गए हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, आंकड़े बताते हैं, जिसे देखते हुए केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही सभी लोग रहें। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कहा गया है या तो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए या फिर यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। इसी बात पर कांग्रेस के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे। उनका कहना है कि बीजेपी ये सिर्फ इसलिए कह रही क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से डर गई है। आप भी सुने। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, न आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, न कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे, बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। आज हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राहुल गांधी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां पर अभी तक भारत जोड़ो यात्रा थी, उनको एक खत लिखा और उस चिट्ठी में कोरोना का उल्लेख किया और मास्क की, सैनिटाइजर की, वैक्सीनेशन इत्यादि की बात करी भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। पते की बात यह है कि यह चिट्ठी मनसुख मांडविया जी ने उस पत्र पर आधारित करी है जो भाजपा के राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी जी ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था और कोरोना का और भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कुछ चिंताएं जाहिर करी थी। तो पहली बात तो चिट्ठी भी भाजपा के सांसद के आधार पर लिखी गई है और वो प्रेषित कर दी गई है आगे। हम बहुत अभिभूत हैं आपकी चिंताओं को देखकर, लेकिन हम उसी स्वर में आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या यही आईना, क्या यही चिंता मोदी जी को भी बताई गई है? क्योंकि 2 दिन पहले तो वो त्रिपुरा में रैली कर रहे थे, ठीक ठाक भीड़ भी आ गई थी, तो क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलेगा क्योंकि वहां पे महामानव चले गए? पहली बात। दूसरी बात, और मैं ये बड़ी जरूरी बात आपसे करना चाह रही हूं, कि क्या हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर कोई नए प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो आप लोग अपनी पीठ ठोक के और सीना ठोक तान के कहते थे
कि कोरोना पर हमने विजय पा ली। आज कहीं कोई नियम कानून ही नहीं है, चाहे प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे सार्वजनिक जगह हो, बिना मास्क के लोग आराम से घूम रहे हैं। इसका मतलब कोरोना नियंत्रण में है। और एक बहुत जरूरी बात यह भी कि क्या आपके मंत्रालय ने कोरोना के संदर्भ में कोई नए नियम और कानून बनाए हैं? खैर, यह आईना तो आपको भाजपा को भी दिखाना चाहिए, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, सरकार ने माहौल बनाने का काम किया और तुरंत चरण चुंबक चैनल्स और एंकर्स लगातार जुट गए कि कोरोना कितना बड़ा खतरा बन के खड़ा है। तो मेरे 2-4 आपसे सवाल हैं। अगर कोरोना इतना बड़ा खतरा बन के खड़ा है और पार्लियामेंट सेशन में है, तो पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट का सत्र कैसे चलने दिया जा रहा है? कोई नए नियम, कानून, प्रोटोकॉल क्या अनाउंस होंगे? एमपी में चल रहे सत्र के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 1 साल के अंदर 6 नक्सलियों को मार गिराया गया। 1,12,00,000 के इनामी नक्सली को मार दिया गया और जेल के पीछे हैं जो नक्सली, उन्हें भी जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस बीच अपने भाषण में नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। आप भी सुने। अभी परसों हमारी पुलिस फोर्स ने, हॉक फोर्स के जवानों ने 12 लाख रुपए का इनामी नक्सली, जिस पर छत्तीसगढ़ की पुलिस का, महाराष्ट्र की पुलिस का, मध्य प्रदेश की पुलिस के जिस पर इनाम थे, एरिया कमांडर था, वो मर गया। पुलिस ने मार गिराया उसको। आपके कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का अगर इस पर पुलिस को बधाई देते हुए ट्वीट आता, चलो आप दे रहे हैं सदन में बधाई, और आपको भी आपका ट्वीट आ जाता, बधाई टीवी पे आ जाती, तो जवानों की हौसला अफजाई होती है। आप सब जानते हो कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल पहले तक हमने 83 लाख रुपए से अधिक के नक्सलियों को मार गिराया था, सीटों के पीछे कर दिया। और इस 1 साल के अंदर 6 नक्सलियों को मारा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 साल में 6 मरे। और इन 6 में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि AK-47 2 लोगों से AK-47 बरामद। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि इतने इनाम के अब 1,12,00,000 के नक्सली या तो मार दिए गए या जेल के पीछे। गोविंद सिंह जी, आपकी सरकार में नक्सली लोग घर के अंदर मंत्री की हत्या कर देते थे। आज हिम्मत नहीं है किसी की मध्य प्रदेश के अंदर, हिम्मत कोई इतनी बड़ी वारदात कर दे मध्य प्रदेश के अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए। वो इलाका जो वहां से होता हुआ बिंद तक आता था, या ददुआ और ठोकिया जैसे गैंग होते थे, अध्यक्ष जी, जहां से आप आते हैं, आप बिंद से लेकर के मुरैना भिंड तक चले जाएंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी इनामी गैंग नहीं। हम अगर बालाघाट इलाके में आते हैं जहां नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, उस इलाके में एक नक्सली वारदात नहीं है। वो पहले घर में घुस के मारते थे, अब हम उनको घर में घुस के मार रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उल्टा और पलटा करके हमने माननीय अध्यक्ष को दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस हाथ पे हम मालवा के अंचलों पे आ जाएंगे तो ये सिमी का नेटवर्क ऐसा फैला हुआ था इस मध्य प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस की सरकार थी, झरनिया के जंगलों में सूखा हुआ पूरा हथियारों से भरा हुआ मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी से भरा हुआ नहीं मिलता था। उस सिमी के नेटवर्क को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार आने के बाद में ध्वस्त कर दिया गया। आज न नक्सलाए है, न सिमी है और न डाकू है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मध्य प्रदेश को शांति का टापू बना के, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उभारने की कोशिश की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहता कि इस तरह की उत्तेजना फैलाने वाले बयान कोई भी दे। आज देश के अंदर, माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की सेना के बारे में अगर इनका नेता कुछ बोलेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो पीड़ा मन को होती है। वो कहेगा पिटाई जैसे शब्द का प्रयोग हमारी सेना के बारे में। इनका नेता अगर बोलेगा
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ज्यादा असहनीय है। सेना पर सवाल उठाने का काम कांग्रेस क्यों करती है माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं पहचान पाया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सेना पर सवाल, एयर स्ट्राइक हुई, सेना पर सवाल। आज हमारे वीर, कल्पना करो मेरे मित्रों, माइनस टेम्परेचर में जब मेरा जवान वहां खड़ा रहता है, 45 टेम्परेचर पे, 48 टेम्परेचर पे जब वो वहां पे खड़ा रहता है, अपने परिवार को छोड़ के खड़ा रहता है, अपनी जान को हथेली के लिए, हम सबकी जानों के लिए वहां खड़ा रहता है, उसके लिए पिटाई जैसे शब्द का प्रयोग करना, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस की मान्य, जितनी निंदा की जाए कम है। आज जरूरत पड़े माननीय अध्यक्ष महोदय तो सरहद पर देश के लिए जान लुटाने के लिए हम तैयार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया, जहां वो विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, मैं हेलीकॉप्टर से जाता हूं, मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाता है। मैं कमलनाथ जी को नहीं कि मुख्यमंत्री ना हूं तो भी हेलीकॉप्टर मुझे मिलना है। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, मैं तो बाय रोड जाया करता था। गोविंद सिंह जी नहीं है, वो कह रहे थे, वो सर्किट हाउस पर कमरे हमने की बात कर रहे थे, तो दूसरा कमरा माननीय अध्यक्ष महोदय जसपाल जी बैठे हैं। मैं ट्रेन से रात को मंदसौर उतरा, बीच में मैंने रोड से यात्रा की थी, और वहां उतर के जब हम सर्किट हाउस पहुंचे तो मुझे तो लगा कि 13 साल मुख्यमंत्री रहा, ठीक ठाक जगह मिल ही जाएंगे। कांग्रेस का कमरे में बड़ा ताला था, मुझे कहा कि दरबार में मैं तो जाने लगा। यशपाल थोड़े नाराज हुए, ये गुप्ता भी थे, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स यार छोड़ो कायदे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष के सम्मान से उठने की व्यवस्था करूंगा, बाकी विधायकों के मान की भी चिंता करूंगा, लेकिन हमें दूसरा कमरा दिया गया, उस पर रुक गए। हम लड़ते रहे। अब आप तो धरना बढ़ना देते होंगे 2-4 घंटे का, हम तो 48-47 घंटे बैठते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना ये संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी स्थिति में रहे, मध्य प्रदेश की जनता हमारे रोम रोम में रमी है, हमारी हर सांस में बसी है, और उनकी सेवा के लिए बड़ी कसक प्रकट हुई। सरकार जाने, सरकार तोड़ दी, सरकार गिरा दी, लेकिन आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, सरकार गिरा दी, हमने गिराई सरकार। 11 दिसंबर को गिनती का दिन था, रात के 11 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी की 111 सीटों पे आगे थी, कांग्रेस 112 सीटों पे आगे थी। रात के 2 बजे तक हमने चुनाव परिणाम देखे, और जो परिणाम आए उसमें हमारी 109 सीट, कांग्रेस की 114 सीट थी। हम पे यह आरोप लगाया गया हमने सत्ता के खातिर सरकार तोड़ी। आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय प्रकट करना चाहता हूं, रात में मैं ये निश्चय करके सोया था। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल अंदर ले जाना बैन कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को इससे कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने खास व्यवस्था की है। मोबाइल रखने के लिए लॉकर बनाए गए हैं, जहां पहचान पत्र अनिवार्य किया है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने मंदिर परिसर में पूरे मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, और उसके लिए सभी द्वारों पर लॉकर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उसके बावजूद भी कुछ यात्री द्वारा आज उपयोग किया गया था, उनके ऊपर जुर्माने के रूप में 200 रुपये वसूल किए गए। अभी मंदिर परिसर में ओंकारेश्वर मंदिर के, और ये सदैव हमारी मांग रही थी कि मंदिर के अंदर जो सेल्फी स्पॉट बनता जा रहा है धर्मस्थल, इस पर रोक होनी चाहिए, और आज उस पर रोक लगी है। हम उनका स्वागत करते हैं, साथ ही ये मांग भी करते हैं कि ये जो आज जो रोक लगाई गई है, जो प्रतिबंध लगाया गया, ये सदैव चालू रहे,
फिर बाद में इसमें कोई तरह की नरमाई या ढिलाई ना हो, जिससे पुनः मंदिर की पवित्रता परंपरा को ठेस पहुँचे। ये हमारा मंदिर समिति से आग्रह है, आप लोगों के माध्यम से भी आग्रह है कि ये जो हुआ है ये मंदिर हित में हुआ है, श्रद्धालु के हित में हुआ है, क्योंकि श्रद्धालु जो भक्त। रायबरेली से खबर है, जहां पर जिला प्रशासन की लापरवाही से चाइनीज मांझे की वजह से एक जिंदगी पर बनाई, जहां पर बता दें आपको कि चाइनीज मांझा लोगों की जिंदगी का काल बना हुआ है। एक के बाद एक लगातार हादसों से भी कोई सबक नहीं ले रहा। जिला प्रशासन बीते एक सप्ताह के अंदर चाइनीज मांझे से 4 लोगों का जो गला कट गया है, जिससे जिला प्रशासन ने अवगत कराया है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अतुल पांडे, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब अभी एक पेशेंट आया, इसका गला कटा हुआ था। कमल सैनी, उम्र 38 साल, उनके यहाँ आईडब्ल्यू था। बता रहे हैं किसी मंझे से शायद हुआ है रास्ते में जाते वक्त, और काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, 6 से 7 टाँके लगे। उनकी लापरवाही से लगातार जो है लोग चाइनीज मांझे का शिकार हो रहे हैं और घायल होकर वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन बार बार ये अपनी बातें कहता रहता है कि जो है वो चाइनीज मांझा नहीं बिक रहा है, बाजार में किसी तरह की चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं हो रही। लेकिन अगर चाइनीज मांझा बिक नहीं रहा है तो आखिर आ कहाँ से रहा है? बीते एक सप्ताह की अगर जो बात करी जाए तो 3 से 4 लोग जो है घायल होकर जो है वो जिला अस्पताल में गंभीर हालत में जो है वो भर्ती हो चुके हैं और इनका इलाज यहाँ से जारी है। कुछ लोगों को यहाँ से रिफर भी किया जा चुका है, लेकिन जिला प्रशासन के कानों में कब जू लगती है और इस मांझे पर रोक लगाई जाती है, या इसी तरह लोग जो है घायल होकर जो है वो इसका शिकार होते रहेंगे। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। सानिया मिर्जा को एनडीए की महिलाओं की 19 सीट में से दूसरा स्थान मिला है। आपको बता दें कि सानिया देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे से गांव जसोवर की रहने वाली है। प्राइमरी से लेकर 10वीं तक की शिक्षा गांव के ही इंटर कॉलेज पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से उन्होंने पूरी की है और अब देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। जी ये बताएं कि आपकी बेटी ने एनडीए क्रैक किया, क्या ऐसा लग रहा है जब खबर उसने दी कि हाँ हमने एनडीए क्रैक किया है? हाँ, बहुत खुशी है और हमारे ज़िले में उसने नाम किया। और एज ए फाइटर पायलट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 ही सीट है भारत में ऑल इंडिया, तो यूपी में भी उसका नाम है। मुझे खुशी है। कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या सफ़र रहा, वो आप करते क्या हैं? हम टीवी मैकेनिक हैं और एलसीडी टीवी का काम करते हैं। और बच्चे के कामयाबी के लिए उसकी मेहनत को देखते हुए मुझे जितने भी हार्ड वर्क करने पड़े, काम करने पड़े, 16 घंटा 14 घंटा मैंने काम किया। तो देश सेवा के लिए अब जा रही है, क्या शुरू से ही इसका ख्वाब था? नहीं, इसका ख्वाब शुरू से बच्चों को नहीं, जैसे जैसे इनका ज्ञान का विकास होता गया तो जब इन्होंने धीरे धीरे जब देखा कि मतलब अवनी चतुर्वेदी को, तो उससे ये जो है मॉडिफाइड हुई और फिर इन्होंने उस पे चलना कहा कि मैं भी इस पे चल के दिखाऊंगी। तो आपकी बेटी ने मिर्जापुर के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है और देश की पहली मुस्लिम लड़की बनी है जो महिला पायलट बनी है। आपको कितनी खुशी है? अब ये तो हम बता नहीं सकते कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची ने इस विलेज का और इस माँ का इतना बड़ा मान रखा, सम्मान रखा, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कभी हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग कभी ये सब नहीं कर पाए, पर हमारी बच्ची ने हमारा वो सब कुछ, हमारा मान सम्मान, सपना सब कुछ पूरा कर दिया। हम ये बता नहीं सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं है। हमारी बच्ची ने अपनी माँ का इज्जत रख लिया, अपनी माँ को वो हर एक चीज़ से, हमारी बच्ची ने हर एक चीज़ से बचा ली। आपने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण किया है, किस तरीके से आपका संघर्ष रहा है, किस तरीके से आपने मेहनत किया है? जी मैंने एनडीए 149 कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27 दिसंबर को मैं एनडीए ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। बात आती है मेरी स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी।
और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वाज नो मोर फर्दर, सो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपनी 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की हूँ अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। आपने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण किया है, किस तरीके इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।